नमस्कार दोस्तों, 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि उस समय दुनिया में दो महाशक्तियां थी, दो सुपर पावर कंट्री थे, दो दबंग देश थे जो दादागिरी कर रहे थे, दो गुंडे थे जो गुंडागर्दी कर रहे थे। ये दोनों दबंग देश किसी भी देश में घुस जाते थे, उस किसी भी देश को पीट देते थे, किसी भी देश को बर्बाद कर देते थे, तबाह कर देते थे। तो ये दोनों दबंग थे कौन? दो दबंग देशों में से एक तो अमेरिका था। कौन था? अमेरिका यानी कि यूएसए। पहला दबंग या पहली महाशक्ति या फिर बोले पहला सुपर पावर कंट्री कौन था? तो क्या बताओगे? अमेरिका था। कौन था? अमेरिका था। और दूसरी सोवियत संघ। दूसरी महाशक्ति या दूसरी सुपर पावर कंट्री या फिर जो दूसरा दबंग होता है वो कौन होता है? सोवियत संघ होता है। कौन होता है? सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर। यूएसए और यूएसएसआर यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ उस समय दुनिया के दबंग होते हैं, उस समय दुनिया के सुपर पावर कंट्री होते हैं, यानी कि महाशक्तियां होती हैं। लेकिन इन दो दबंगों में से एक दबंग धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं, अंदर से खोखला हो जाता है ना। और 90s के दशक में, 90s में यानी कि 1990 के दशक में जब भारत के बालक और बालिका बॉलीवुड के गानों को सुनकर टिप टिप वर्षा पानी लगा हुआ है, कहीं जाओ तो ना कजरे की धार ना मोतियों के हार, इन सब को सुन करके रोमांस के नशे में डूबा हुआ था, तब सोवियत संघ में यानी कि यूएसएसआर में अलग ही माहौल बना हुआ था। लोगों का जीवन संकट में था। सोवियत संघ टूटने को था क्योंकि 25 दिसंबर, याद रखिएगा ये डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 25 दिसंबर 1991 को, 25 दिसंबर 1991 को, 25 दिसंबर 1991 को जब दुनिया के लोग क्रिसमस मना रहे होते हैं, जब दुनिया के लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तब अचानक खबर आती है कि दुनिया के दो सुपर पावर कंट्री में से एक सुपर पावर कंट्री, दुनिया के दो दबंग देशों में से एक दबंग देश, दुनिया के दो महाशक्तियों में से एक महाशक्ति नहीं रहे, मर चुके थे, दफन हो चुका था उनका। सोवियत संघ यानी कि सोवियत संघ बिखर चुका था। सोवियत संघ 15 देशों में टूट गया था। यूएसएसआर 15 कंट्री में डिवाइड हो गया था। सोवियत संघ का विघटन हो गया था। सोवियत संघ का यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था। सोवियत संघ विश्व के मानचित्र से, यूएसएसआर वर्ल्ड के मैप से गायब हो चुका था। तो इस चैप्टर में हम सोवियत संघ के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सोवियत संघ के बिखरने से लेकर के, सोवियत संघ के बनने से लेकर के सोवियत संघ के बिखरने तक की कहानी को समझेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ द यूएसएसआर फ्रॉम इट्स फॉर्मेशन टू इट्स डिसइंटीग्रेशन। तो चलिए चलते हैं और समझते हैं और शुरू से शुरू करते हैं। धैर्य बना के रखिएगा आप लोग और मेरे साथ रिपीट भी करते रहिएगा। ये ध्यान देना आप लोग कि मेरे साथ आप लोगों को रिपीट करना है। आप केवल सुनते रहेंगे और देखते रहेंगे तो आपको स्टोरी तो समझ में आ जाएगी, लेकिन याद नहीं हो पाएगा। इसलिए जब जब मैं आप लोगों को रिपीट करवाऊंगा, आप लोगों को बोलना है, चाहे आसपास कितनी भी आवाजें क्यों ना आए, आप लोगों को बोलना है। ध्यान रखिएगा ये बात। तो एक साम्राज्य थी, एक एम्पायर था, रूसी साम्राज्य, रशियन एम्पायर, है ना। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग जब 12th क्लास हिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़े होंगे,
एनसीईआरटी का है, तो उसमें आपको मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ने को मिला होगा, उसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ने को मिला होगा, उसमें आपको गुप्त साम्राज्य को पढ़ने के बारे में मिला होगा, मुगल साम्राज्य को पढ़ने के बारे में मिला होगा, है ना। तो ये सब भारत में थी। इसी तरह से जो रूस में यानी कि रसिया में एक साम्राज्य थे, एम्पायर थी, उसी साम्राज्य को क्या कहा जाता था? रूसी साम्राज्य। क्या कहा जाता था? रूसी साम्राज्य यानी कि रशियन एम्पायर कहा जाता था। और ये वर्ल्ड का मैप है और इसमें आपको जो ग्रीन कलर वाला पार्ट दिख रहा है ना, हरे कलर वाला जो भाग दिख रहा है, वो सब के सब रशियन एम्पायर का यानी कि रूसी साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। तो साम्राज्य है तो इसका राजा भी होगा, किंग भी होंगे, यानी कि सम्राट भी होंगे, एम्परर भी होंगे, और इस साम्राज्य का सम्राट थे भी, इनकी चर्चा भी होगी। लेकिन रूसी साम्राज्य के रशियन एम्पायर के पहले वाले सम्राट की नहीं, आखिरी वाले सम्राट की बात होगी, अंतिम वाले सम्राट की बात होगी, क्योंकि हमारे लिए अंतिम वाला ही इंपॉर्टेंट है। तो रूसी साम्राज्य का यानी कि रशियन एम्पायर का अंतिम सम्राट कौन थे? कौन थे? रूसी साम्राज्य का अंतिम सम्राट यानी कि रशियन एम्पायर का अंतिम एम्परर कौन थे? जार निकोलस द्वितीय थे। कौन थे? जार निकोलस द्वितीय यानी कि जार निकोलस सेकंड थे। तो रशियन एम्पायर का यानी कि रूसी साम्राज्य का अंतिम सम्राट, अंतिम राजा, लास्ट एम्परर या किंग कौन थे? जार निकोलस द्वितीय, जार निकोलस सेकंड। और आप लोग जब इसका पिक्चर देख रहे होंगे ना, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि कितना भोला भाला इंसान है, कितना प्यारा इंसान है ये, है ना, ऐसा लग रहा होगा। लेकिन ये क्रूल थे, ये रूदलेस थे, ये डिक्टेटर थे, ये ऑटोक्रेटिक थे। आप लोग बोल रहे होंगे कि यार ये सर तो केवल इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, अरे हिंदी में भी तो बोलो। अरे हिंदी में ये निरंकुश थे। निरंकुश, सबसे पहले हम निरंकुश का मतलब समझेंगे। अच्छा, मैं डायलॉग पूरा बोलूंगा, ध्यान रखना। ये निरंकुश थे। निरंकुश को इंग्लिश में कहा जाता है ऑटोक्रेटिक। क्या कहा जाता है? ऑटोक्रेटिक। निरंकुश, जिस पर अंकुश ना हो, जिस पर कंट्रोल ना हो, है ना। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जब परिवार के पेरेंट्स की बात कोई नहीं मानता है, कोई मेंबर नहीं मानता, तो क्या कहता है पेरेंट्स कि ये मेरा बात नहीं मानता है, इस पर मेरा नियंत्रण नहीं है, इस पर मेरा कंट्रोल नहीं है, ये मेरे हाथ से निकल गया है और मनमर्जी करने लगा है। तो जो राजा, जो प्रधानमंत्री, जो राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या किंग जनता के हाथ से निकल जाए, या संविधान या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के हाथ से निकल जाए और अपनी मनमर्जी करने लगे, तो वैसे राजा, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को निरंकुश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निरंकुश कहा जाता है, यानी कि ऑटोक्रेटिक कहा जाता है। तो ये निरंकुश थे, ये क्रूर थे, ये निर्दयी थे, ये बेरहम थे, ये खूंखार थे, ये सनकी थे। आप लोग बोले सर चैनल का नाम भी यही रखो। अरे ये वाला नहीं हूं मैं, सनकी थे, ये खूंखार थे। बात 1905 की है, यानी कि 1905। कब की है? 1905 की। और ये डेट आप लोगों को याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो चीजें याद रखने की जरूरत होगा वो मैं बता दूंगा। ये बात 1905 की है। कुछ लेबर्स यानी कि जो श्रमिक होता है, मजदूर होता है, अपने टीम के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ अपनी समस्या समझाने के लिए, अपनी समस्या बताने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को बताने के लिए इसके पास आ रहा होता है। वो लोग रास्ते में होते हैं, इसको खबर चलती है, ये अंधाधुंध फायरिंग करवा देते हैं उन लोगों पर, गोलियां बरसा देते हैं, वो सभी की सभी मारे जाते हैं, सड़क लहूलुहान हो जाता है। इससे लोग बौखला जाता है, गुस्से में आ जाता है, वहां के लोग इनका विरोध करने लगते हैं। ये सारी घटनाएं तो हो ही रही थी।
साथ ही साथ वहां पर गरीबी थी, भूखमरी थी, बेरोजगारी थी, महामारी थी, बीमारी थी और गरीबी इतनी थी कि वहां के लोगों को ना तो पहनने को कपड़ा था और न ही खाने को खाना। बात 1917 की है, 1917 की है और ये डेट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और ये डेट आप लोग याद भी रखेंगे। कब की बात है? 1917 की, यानी कि 1917 की बात है। यहां के कुछ लोग यानी कि रूसी साम्राज्य के कुछ लोग अपने टीम के साथ सड़क से कहीं जा रहे होते हैं। उसको बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है। क्यों? क्योंकि उसके पास ना तो पहनने को कपड़ा है, दूसरा उसको भूख भी बहुत ज्यादा लगा हुआ है, जोरों से भूख लगा हुआ है, क्योंकि उसके पास खाने को खाना भी नहीं था, फूड भी नहीं था। ठंड भी लग रही है, कड़क ठंड है, ठंड लग रही है, ऊपर से इसको भूख भी लग रही है। लेकिन इन लोगों को नजर पड़ती है एक सामने वाले शॉप पर, दुकान पर, और दुकान में गर्मा गर्म रोटियों का ढेर लगा होता है। जैसे ही इन लोगों की नजर उस दुकान पर पड़ती है, उन रोटियों पर पड़ती है, अपने भूख को, अपने ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो सभी के सभी लोग उस दुकान पर हमले बोल देता है, धावा बोल देता है, लूटपाट करने लगता है। और इसी का देखा देखी, क्योंकि साम्राज्य में सभी जगह ऐसा ही स्थिति था, ऐसा ही सिचुएशन था, तो इसी का देखा देखी फिर रूसी साम्राज्य में और भी लोग ऐसे यही करने लगते हैं। दुकान की दुकान लूटे जाते हैं, बाजार के बाजार लूटे जाते हैं, लूटपाट मचा देते हैं। इसका विरोध होने लगता है और एक क्रांति शुरू हो जाती है, रिवॉल्यूशन शुरू हो जाती है। और यह क्रांति किसके विरोध में होती है? जार निकोलस द्वितीय के विरोध में। किसके विरोध में? जार निकोलस द्वितीय के, यानी कि जार निकोलस सेकंड के विरोध में होती है, इसके अगेंस्ट में हो रही होती है। तो अब पहले यह बताओ, यहां से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट कहानी शुरू हो जाती है और फैक्ट भी साथ, कि रूसी साम्राज्य में जार निकोलस द्वितीय के विरुद्ध, जार निकोलस सेकंड के अगेंस्ट कब रेवोल्यूशन होता है, कब क्रांति होती है? तो 1917 में होती है। ये डेट आता है, ध्यान में रखेगा। कब होती है? 1917, यानी कि 1917 में होती है। ये क्रांति कहां होती है? ये रेवोल्यूशन कहां पर होती है? रूस में होता है। कहां पर होती है? रूसी साम्राज्य में होता है। कहां पर होती है? रूसी साम्राज्य, यानी कि रशियन एम्पायर में होती है। इसलिए इस क्रांति को रूसी क्रांति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूसी क्रांति या फिर रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन 1917 में जो रशियन एम्पायर में, यानी कि रूसी साम्राज्य में क्रांति होती है, वो किसके विरोध में होती है? तो जार निकोलस सेकंड के विरोध में, द्वितीय के विरोध में होती है। और उसके बाद इस क्रांति को क्या कहा जाता है? रूसी क्रांति, यानी कि रशियन रेवोल्यूशन। क्यों? क्योंकि ये रूसी साम्राज्य में होता है, ये क्रांति रशियन, ये रेवोल्यूशन रशियन एम्पायर में होता है, इसलिए इस क्रांति को रूसी क्रांति या फिर रशियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। और आप लोगों का भी नाम होता होगा, तो एक मुख्य नेम यानी कि मेन नेम होता है, उसके बाद आप लोगों का निक नेम भी तो होता है ना, नहीं होता है? अरे सबका होता है, चिंकू, मिंटू, पिंटू, पता नहीं, अलग अलग नाम होता है, आए समझ में? तो इसी तरह से जैसे आप लोगों का भी निक नाम है, एक मेन नाम है, तो इसका मेन नाम तो हो गया रूसी क्रांति, और इसका एक निकनेम भी था। निकनेम क्या था? समाजवादी क्रांति। निकनेम क्या था? समाजवादी क्रांति। समाजवादी क्रांति, समाजवादी क्रांति, यानी कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशन। क्या कहा जाता है? सोशलिस्ट रेवोल्यूशन। क्या कहा जाता है? रशियन रेवोल्यूशन का दूसरा नाम, रूसी क्रांति का दूसरा नाम क्या है? समाजवादी क्रांति। कौन सी क्रांति? समाजवादी क्रांति, यानी कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार आता है, तो आप लोग ध्यान से सुनोगे, एक एक बात हम बताएंगे, और इस तरह से अगर आप लोग पढ़ोगे तो एक भी क्वेश्चन आप लोगों के नहीं छूटेगा एग्जाम में। ध्यान से पढ़ना है। समाजवादी क्रांति यानी कि रशियन रेवोल्यूशन। तो
तो ये हमें यहाँ तक पता लगा कि रूसी साम्राज्य में 1917 में एक क्रांति होती है जिसे रूसी क्रांति यानी कि रशियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। और ये क्रांति जार निकोलस सेकंड के विरोध में हो रहा होता है। और इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है समाजवादी क्रांति। कौन सा? सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, समाजवादी क्रांति। यहां तक पता लग गई। इस क्रांति के बाद या इस क्रांति के दौरान ही लगभग जब अंत होने वाला होता है तो जार निकोलस सेकंड को, जार निकोलस द्वितीय को इनके फैमिली मेंबर के साथ, इनकी तो हत्या होती है, साथ ही साथ इनकी फैमिली मेंबर को भी एक साथ हत्या कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं। तो क्या हुआ? रूसी साम्राज्य के जो सम्राट थे वो तो खत्म हो गए, एम्परर थे वो तो खत्म हो गए। तो फिर क्या? रूसी साम्राज्य भी समाप्त हो जाती है, रशियन एम्पायर भी समाप्त हो जाती है। तो जब राजा खत्म हो जाते हैं, उसका साम्राज्य खत्म हो जाता है, तो फिर इस वाले एरिया का क्या होगा? जो ग्रीन कलर में रंगे हुए देश है उसका क्या होगा? उस क्षेत्र का क्या होगा? एरिया का क्या होगा? तो इस क्रांति के बाद जब राजा की हत्या हो जाती है और उसके बाद रूसी साम्राज्य समाप्त हो जाता है, तो इस एरिया के साथ साथ कुछ और एरिया को मिला करके एक देश बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? देश यानी कि कंट्री बनाई जाती है और उसको क्या कहा जाता है? यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ। क्या कहा जाता है? सोवियत संघ कहा जाता है। रूसी क्रांति के बाद या फिर समाजवादी क्रांति के बाद कौन से देश अस्तित्व में आता है? तो यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ। कौन सा देश? यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ। अब यहाँ पर आप लोगों को 2-3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहली तो रूसी साम्राज्य में जो क्रांति होती है वो किसके विरुद्ध में होती है? तो जार निकोलस द्वितीय। किसके अगेंस्ट में होती है? जार निकोलस सेकंड के अगेंस्ट में होती है। और ये क्रांति यानी रेवोल्यूशन कब होती है? 1917 में होती है। कब होती है? 1917 में होती है। और इस क्रांति को क्या कहा जाता है? रूसी क्रांति। क्या कहा जाता है? रूसी क्रांति या फिर रशियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। रूसी क्रांति या फिर रशियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये रूसी साम्राज्य में होता है। और इसका निकनेम यानी कि दूसरा नाम क्या था? समाजवादी क्रांति। कौन सी क्रांति? समाजवादी क्रांति। कौन सी क्रांति? समाजवादी क्रांति यानी कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशन कहा जाता है। कौन सा? सोशलिस्ट रेवोल्यूशन कहा जाता है। तो ये जब क्रांति समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, रेवोल्यूशन जब रेवोल्यूशन का एंड हो जाता है, तो उसके बाद कौन सा देश अस्तित्व में आता है? कौन सा नए कंट्री जन्म होता है? तो कौन सा नई कंट्री आता है? कौन सा देश आता है? यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ। इंग्लिश में यूएसएसआर कहेंगे और हिंदी में प्यारा सा नाम है सोवियत संघ। क्या है? सोवियत संघ। तो ये आप लोगों को याद रखनी है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है। तो उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी। समझ में ही नहीं, आप लोगों को याद भी हो गया होगा। अब चलते हैं अपने अगले पीपीटी की ओर। तो है समाजवादी क्रांति यानी कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशन। तो ये हमने अभी पढ़ा, समाजवादी क्रांति यानी कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशन। और इसी का जो एक और नाम था रूसी क्रांति यानी कि रशियन रेवोल्यूशन। वो कब होती है? 1917 में होती है। कब होती है? 1917 यानी कि 1917 में होती है। ये क्लियर है हम लोग। अब देखते हैं, पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। आपके एग्जाम के दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है और आगे जब एग्जाम की तैयारी करोगे ना गवर्नमेंट जॉब सबकी, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने पॉइंट वाइज सबको लिखा है। कहानी तो याद रखे, याद रहेगा ही, साथ ही साथ फैक्ट भी याद रहना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि 1917 में जार निकोलस द्वितीय के खिलाफ एक क्रांति हुई जिसे समाजवादी या फिर रूसी क्रांति कहा जाता है ना। यानी कि इन 1917 a revolution took place against Tsar Nicholas II which is called the socialist या और रशियन रेवोल्यूशन। तो ये हमने क्लियर कर लिया था पॉइंट। दूसरा, ये जो क्रांति थी, यह क्रांति साम्यवाद के समर्थन में और पूंजीवाद के विरोध में हुई थी।
दिस रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन सपोर्ट ऑफ कम्युनिज्म एंड अगेंस्ट कैपिटलिज्म। अब आप लोग कहोगे कि ये साम्यवाद का क्या मतलब है, पूंजीवाद का क्या मतलब है, यानी कि कम्युनिज्म का क्या मतलब है, कैपिटलिज्म का क्या मतलब है। तो इनको अच्छी तरह से समझना हो तो पहले वाले आपको चैप्टर समझना पड़ेगा, और उसमें एक टॉपिक है, उसमें जाकर देखेंगे आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर समझाने के लिए थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि साम्यवाद यानी कि कम्युनिज्म, जिस देश में सब कुछ सरकारी होगा, गवर्नमेंट होगा, पब्लिक प्रॉपर्टी होगा, यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल होंगे, गवर्नमेंट स्कूल होगा, पब्लिक प्रॉपर्टी होगा, जिस देश में ये होगा तो इस देश को हम साम्यवादी देश या फिर कम्युनिज्म कंट्री कहते हैं। साम्यवाद देश या फिर कम्युनिज्म कंट्री कहते हैं। जिस देश में इसके बिल्कुल उल्टा पूंजीवाद है, जिस देश में सब कुछ प्राइवेट होगा, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट स्कूल, सब कुछ प्राइवेट होगा, आए समझ में, तो उस देश को हम पूंजीवाद देश कहते हैं। जिस देश में सब कुछ सरकारी, साम्यवाद, जिस देश में सब कुछ प्राइवेट, पूंजीवाद यानी कि कैपिटलिज्म कहते हैं। तो ये बात समझ में आगे होगी। तो समाजवादी जो क्रांति हुई थी वो किसके समर्थन में हुई थी? साम्यवाद के समर्थन में। किसके समर्थन में? कम्युनिज्म के सपोर्ट में हुई थी। किसके विरोध में हुई थी? पूंजीवाद के विरोध में हुई थी, यानी कि कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में हुई थी ये रेवोल्यूशन, ये क्रांति। ये दो चीजें याद रखेगा। उसके बाद इस क्रांति के उद्देश्य क्या होते हैं, एम क्या होता है इस क्रांति का, क्यों करते ये लोग क्रांति? ये क्रांति करते हैं समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए। किसके लिए करते हैं? समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए करते हैं, यानी कि एगैलिटेरियन सोसाइटी को स्टैब्लिश करने के लिए करते हैं। किस सोसाइटी को? एगैलिटेरियन सोसाइटी को स्टैब्लिश करने के लिए करते हैं, यानी कि समता मूलक समाज। अब इसका मतलब क्या होता है? जिस समाज में सब लोग बराबर होंगे, सब बराबर, सब लोग इक्वल होंगे, जिसमें ना तो अमीर होगा ना ही गरीब होगा, किसी के पास ना तो ज्यादा संसाधन होगा, यानी कि ना तो ज्यादा जमीन होगा ना किसी के पास कम होगा, सब कुछ बराबर होगा, उसको कहा जाता है समता मूलक समाज। उस समाज को क्या कहा जाता है? इगैलिटेरियन सोसाइटी। क्या कहा जाता है? समता मूलक समाज। अब देखो, थोड़ा सा नाम को देखने की कोशिश करो। समता मूलक समाज, साम्यवाद का समर्थन, तो इसीलिए इसी का नाम पड़ा समाजवादी क्रांति। इसलिए इसका निकनेम क्या पड़ा? समाजवादी क्रांति। रूसी क्रांति क्योंकि रूसी साम्राज्य में हुआ था। समाजवादी क्रांति क्यों? क्योंकि उन्होंने साम्यवाद का समर्थन किया था और समतामूलक समाज की स्थापना की कोशिश किया था। यह बात आ गई समझ में? आगे चलते हैं। अब इस क्रांति के बाद विश्व में एक नए देश का जन्म हुआ। After this revolution, a new country was born in world. वो देश कौन था? यूएसएसआर था। कौन था? यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ था। कौन था? यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ। यानी कि जो हमने पहले पीपीटी पर चर्चा की थी, इसको ही विस्तार रूप से यहां पर समझाने की, पॉइंट वाइज यानी कि क्रमानुसार सिस्टमैटिक तरीके से समझाने की कोशिश किया गया है। यहां पर कोशिश किया हूं मैंने, तो आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि जो रशियन रेवोल्यूशन होता है, रूसी क्रांति होता है, या फिर कहे समाजवादी क्रांति या फिर सोशलिस्ट रेवोल्यूशन होता है, वो कब होता है? 1917 में होता है। कब होता है? 1917 में। किसके विरोध में होता है? किसके विरुद्ध होता है? जार निकोलस सेकंड के विरुद्ध में होता है, जार निकोलस द्वितीय के विरुद्ध में होता है। और यह क्रांति किस विचारधारा के समर्थन में होती है? किस आइडियोलॉजी के समर्थन में होती है, सपोर्ट में होती है? तो साम्यवाद यानी कि कम्युनिज्म के सपोर्ट में होती है। किस विचारधारा के, किस आइडियोलॉजी के विरोध में होती है? तो पूंजीवाद के विरोध में होती है, यानी कि कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में होती है। इस क्रांति का, इस रेवोल्यूशन का क्या उद्देश्य होता है, क्या एम होता है? समता मूलक समाज की स्थापना करना, ऐसा समाज की स्थापना करना, ऐसा समाज बनाना जहां सब लोग बराबर होंगे, कोई किसी से कम नहीं होगा या कोई किसी से ज्यादा नहीं होगा, यानी कि इगैलिटेरियन सोसाइटी को स्टैब्लिश करना। इस क्रांति के बाद विश्व में कौन सा देश आता है, कौन सा कंट्री आता है? तो वो है सोवियत संघ। कौन है? सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर है। कौन है? सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर। लेकिन इसी बीच जब हम पढ़ रहे होते हैं तो इसी बीच से क्वेश्चन उठा के पूछा जाता है कि इस क्रांति में, यानी कि जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, रूसी क्रांति हुआ था, इसको लीड कौन कर रहा था? इसका लीडर कौन था? इसका नेता कौन था?
रूसी क्रांति का, समाजवादी क्रांति को कौन नेतृत्व कर रहा था? तो इसके बारे में शायद आप लोग जानते भी होंगे, वो था व्लादिमीर लेनिन। कौन था? व्लादिमीर लेनिन। कौन थे? व्लादिमीर लेनिन साहब थे। कौन थे? व्लादिमीर लेनिन। तो ये बस याद रखना आप लोग कि जो रूसी क्रांति था या समाजवादी क्रांति यानी कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, इस रेवोल्यूशन को लीड कौन कर रहा था, नेतृत्व कौन कर रहा था, या आए समझ में, वो थे व्लादिमीर लेनिन। आप लोग केवल लेनिन से याद रखिएगा। लेनिन बोलो, कौन थे? व्लादिमीर लेनिन थे। कौन थे? व्लादिमीर लेनिन थे। कौन थे? व्लादिमीर लेनिन थे, है ना। तो ये रशियन रेवोल्यूशन को लीड करता है। और जब रशियन रेवोल्यूशन के बाद, रूसी क्रांति के बाद जब देश बनता है ना सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर, तो इसका पहला राष्ट्रपति कौन होता है? वो भी व्लादिमीर लेनिन साहब ही होते हैं। पहला प्रेसिडेंट सोवियत संघ का कौन? व्लादिमीर लेनिन होते हैं। तो सोवियत संघ का पहला राष्ट्रपति व्लादिमीर लेनिन। और उसके बाद रशियन रेवोल्यूशन में यानी कि समाजवादी क्रांति में, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन में किसकी अहम भूमिका होती है, किसकी अहम रोल होता है? तो होता है व्लादिमीर लेनिन। कौन नेतृत्व करता है? व्लादिमीर लेनिन। कौन लीड करता है? व्लादिमीर लेनिन। क्लियर? तो रूसी क्रांति में आप लोग बहुत सारे चीजें, कुछ चीजों को जानने लगे हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले पीपीटी पे। तो अगला पीपीटी में है आपका मैप। क्या है? मैप है। जब हम हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं या फिर ज्योग्राफी ही क्यों ना पढ़ते हो, उसमें मैप बहुत सारा होता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाता है, डर जाता है। डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक एक देश का नाम याद हो जाएगा, एक एक देश का नाम। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम ऑफलाइन में क्लास लेते हैं, ऑफलाइन क्लास होती है हमारी, उसमें जितने भी बच्चे होते हैं, आते हैं, उनको मैप से रिलेटेड एक एक चीजें बताते हैं, एक एक देश का नाम याद करवाते हैं। सबको याद भी है, इसका भी एक वीडियो बनाएंगे और आप लोग देखिएगा। तो ये है सोवियत संघ का मैप। किसका? सोवियत संघ का, यानी कि यूएसएसआर का। किस देश का मैप है? सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर का। जितने भी आपको कलरफुल कंट्री दिख रहा है या जितने भी आपको कलरफुल पार्ट दिख रहा है, रंगीन पार्ट दिख रहा है, वो सब के सब किसका हिस्सा हुआ करता था? किसका अंग हुआ करता था? किसका पार्ट हुआ करता था? वो था सोवियत संघ का पार्ट। और साथ ही साथ ये वाला भी ध्यान से देखिएगा, लिथुआनिया, लताविया और एस्टोनिया, ये तीन पार्ट मतलब कलर नहीं फुल है। तो इन सब को मिला करके कौन सा देश बनाया गया था? यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ। अब थोड़ा सा भारत की बात कर लेते हैं। तो अगर आपसे भारत एक देश है, ये सब लोग जानते हैं। जैसे कि सोवियत संघ एक देश हुआ करता था, उसी तरीके से भारत भी एक देश है। आप पूछें कि भारत में कितने स्टेट हैं, कितने राज्य हैं, तो आप लोग क्या बताओगे कि सर भारत में 28 स्टेट है, यानी कि अभी यानी कि वर्तमान में 28 राज्य है। कितने राज्य है? 28 राज्य। कितने स्टेट है? 28 स्टेट है। तो जिस तरीके से भारत एक देश है, उसमें भारत में राज्य भी है यानी कि स्टेट भी है। तो इसी तरीके से सोवियत संघ एक देश था, और सोवियत संघ में तो भी कुछ होंगे ना। तो भारत में जिसे राज्य कहा जाता था, राज्य कहा जाता है, उसे सोवियत संघ में गणराज्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गणराज्य। इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिपब्लिक। क्या कहा जाते हैं? क्या कहा जाता है? रिपब्लिक। ये बात आई समझ में? तो अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सोवियत संघ में टोटल रिपब्लिक, टोटल गणराज्य कितने थे? तो 15 थे। कितने थे? 15 थे। सोवियत संघ में कितने गणराज्य थे? 15। आप लोगों को साथ साथ बोलते रहना है। जब मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोगों को जवाब देते रहना है, ताकि आप लोग पढ़ते रहें, समझते रहें और याद करते रहें, है ना। तो सोवियत संघ में कितने गणराज्य थे? 15 गणराज्य था। कितना रिपब्लिक था? 15 रिपब्लिक थे। कितने? 15 रिपब्लिक थे। तो अब 15 कौन कौन था? तो ये जो दिख रहा है आपको मैप में, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया, लताविया, एस्टोनिया, ये 15 रिपब्लिक होते हैं। ये 15 गणराज्य होते हैं। किस देश का? यूएसएसआर का। किस देश का? यूएसएसआर का, यानी कि सोवियत संघ का। अब आप लोग पूछेंगे
कि क्या सर ये 15 के 15 देश हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना जरूरी है? तो देखो सीबीएसई के हिसाब से एग्जाम की दृष्टि से 15 देशों का नाम याद रखना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी ऑफलाइन में जितने भी बच्चे आते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, उनको हम एक एक देश का नाम याद करवा देते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूं ना, कौन कौन सा? रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया, लताविया, एस्टोनिया। इस तरह से फटाफट एक सांस में सबके सब बोल देते हैं। आप लोगों को भी याद हो जाएगा, आप लोगों को भी याद करना है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि जब हमारा बच्चा, हमारा स्टूडेंट्स 12th पास करे तो केवल 12th लेवल का ही हो। जब वो 12th पास करे तो कंपटीशन लेवल का हो। जब वो 12th पास करे तो जब जो गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की तैयारी करते हैं ना बच्चे, उनके लेवल के हो जाएं वो लोग। तो इसलिए हम सब कुछ याद करवाने की कोशिश करते हैं और सबको बड़े आसानी से याद हो जाता है और मजेदार तरीके से याद भी करते हैं वो लोग। तो याद कैसे करना है? याद कुछ नहीं करना। देखो ये जो 15 आपको गणराज्य दिख रहा है ना, 15 गणराज्य में जो सबसे ज्यादा एरिया वाला गणराज्य होता है, सबसे जो ज्यादा बड़ा गणराज्य है एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से, वो है रूस। कौन है? रूस। ये सबसे ज्यादा बड़े भी होता है और सबसे ज्यादा ताकतवर भी होता है। कौन? रूस। तो एक देश रूस हो गया, रूस याद ही रहेगा हमेशा, रूस को साइड कर लेना। उसके बाद 3 देश का नाम एक साथ बोलना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। रिपीट करते रहो, साथ साथ बोलते रहो, तब याद होगा। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। ये बात हो आई समझ में? तो 3 देश का नाम ऐसे याद हो जाएगा। रूस साइड कर लेना, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, ये 3 याद हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों का नाम एक साथ, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान 3 हो गया। उसके बाद उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान 2 हो गया। उसके बाद याद रखना इन तीनों देश का नाम, अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया। ये बहुत प्यारा है, 2 मिनट में सबके सब याद कर लिए थे। अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया। आए समझ में? तो इस तरीके से 3 ये देश, 2 ये देश, 3 ये देश, इस तरह से याद करोगे। रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान साइड करना, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान इसको भी साइड कर लेना। उसके बाद अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, इन 3 देश हो गया, इसको साइड कर लेना। उसके बाद ये जो 3 देश आपको दिख रहा है ना, मोल्डोवा, कौन कौन सा? मोल्डोवा कौन कौन सा है? मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस। बोलो, मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस। मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस, इन 3 का एक साथ, मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस, मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस। 5 मिनट बस ऐसे प्रैक्टिस कीजिएगा, याद हो जाएगा 15 के 15 देशों का नाम, है ना। सबसे पहला रूस, 3 देश एक साथ बोलना है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। उसके बाद 2 देश, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। उसके बाद फिर 3 देश बोलना है, अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया। फिर 3 बोलना है, मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस। फिर आखिरी में आपका 3 बाकी रह जाता है, लिथुआनिया, लताविया, एस्टोनिया। बोलो, लिथुआनिया, लताविया, एस्टोनिया, बोलते रहना, लिथुआनिया, लताविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया। अरे भजन जब सत्संग में जाते थे चिल्लाते राधे राधे, जय श्री राम, ऐसे बोलते हो ना, बिल्कुल इसी तरह से यही जोश बना करके रखना है पढ़ाई में भी। बोलो, लिथुआनिया, लताविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लताविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लताविया, एस्टोनिया। इस तरीके से आप याद करोगे मैप को तो एक एक देश का नाम याद हो जाएगा। और जब 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस आप कर लेंगे पूरा, तो 200 देश, 200 से ज्यादा देश है दुनिया में, लगभग 200 देशों का नाम आप लोगों को याद हो जाएगा। कौन से देश कहाँ है उसका लोकेशन भी याद हो जाएंगे। तो इन 15 जो गणराज्य थे सोवियत संघ का, यूएसएसआर का जो 15 रिपब्लिक थे, उनको ये 15 के 15 ये थे। ये मैप है, अब प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। तो ये था सोवियत संघ। आज समझ में? अब मैं यहां पर ही लिख दिया हूं इंग्लिश में भी, सीरियल वाइज कैसे याद करना है आप लोगों को, सीरियल वाइज, है ना। ये जो पहले इसको अकेला याद करना है, उसके बाद इन 3 देश को एक साथ करना है, इन 2 देश को एक साथ, इन 3 देश को एक साथ, इन 3 देश को एक साथ और इन 3 देश को एक साथ। इस तरह से याद करोगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा पूरा का पूरा। तो ये था। अब आगे चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन क्लास
सेकेंड चैप्टर का पॉलिटिकल साइंस, जो 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस है उसका सेकेंड चैप्टर का ये इंट्रोडक्शन क्लास था। इंट्रोडक्शन क्लास में हमने रशियन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा और थोड़ा बहुत सोवियत संघ के बारे में पढ़ा, है ना। ये दो टॉपिक, और इन दो टॉपिक से क्वेश्चन बार बार आता रहता है, तो ये ध्यान रखेगा। अब हम करेंगे इस टॉपिक से जुड़े 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन, जो 3 आने वाले क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ सकते हैं, उन 3 क्वेश्चन की बात करेंगे। ये बात आई समझ में? जितने बार भी मैं टॉपिक लेकर आऊंगा, जितने बार भी मैं एक बार में टॉपिक पढ़ाऊंगा, साथ ही साथ 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन होंगे, उसको मैं साथ साथ करवाता जाऊंगा। तो ये बस याद रखिएगा आप लोग। तो लोग चलते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो तो यही है कि जो समाजवादी क्रांति कब हुई। पहला क्वेश्चन क्या है? समाजवादी क्रांति कब हुई? व्हेन डिड द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हैपन? तो ऑप्शन नंबर ए है 1914, ऑप्शन नंबर बी है 1917, ऑप्शन नंबर सी है 1991, ऑप्शन नंबर डी है 1922 यानी कि 1922, ऑप्शन नंबर ए क्या है 1914, ऑप्शन नंबर बी 1917, ऑप्शन नंबर सी 1991, ऑप्शन नंबर डी 1922। अब इसमें से कौन सा आंसर सही है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो अभी हमने चर्चा किया था कि 1917 वाला याद आया। 1917 में कौन सी क्रांति होती है? रूस की क्रांति। रूस की क्रांति का निकनेम क्या है? समाजवादी क्रांति, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन। तो वो कब हुआ था? 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। समझ में आई ये बात? इस तरीके से बहुत प्यारे क्वेश्चन पूछेंगे, घबराने की जरूरत नहीं। एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर हम करवा देंगे और सब याद करवाते हुए ही चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है? सोवियत संघ में कितने गणराज्य थे, यानी कि हाउ मेनी रिपब्लिक्स वर देयर इन द USSR। ये टॉपिक हमने अभी पढ़ा है ना। अब देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 17, ऑप्शन नंबर बी 13, ऑप्शन नंबर सी 25, ऑप्शन नंबर डी 15, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 17, ऑप्शन नंबर बी 13, ऑप्शन नंबर सी 25, ऑप्शन नंबर डी 15। सोवियत संघ में कितने गणराज्य है, कितने रिपब्लिक्स है, ये अभी हमने पढ़ा, अभी पढ़ा था हमने। और कितने हैं? 15 है। कितने हैं? 15 है। और 15 कौन कौन से, ये सब याद करेंगे आप लोग, है ना। रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया, लताविया, एस्टोनिया। ये 15 के 15 देश हैं। 15 के 15 गणराज्य हैं। किसके? सोवियत संघ के, यानी कि USSR के। क्लियर? इस टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे। अब आगे देखो, निम्नलिखित में से किसने 1917 की रूसी क्रांति का नेतृत्व किया? Who among the following led the Russian Revolution in Revolution of 1917? तो ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर ए है जोसेफ स्टालिन, यानी कि जोसेफ स्टालिन, ऑप्शन नंबर बी है जार निकोलस द्वितीय, यानी कि सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी है व्लादिमीर लेनिन, ऑप्शन नंबर डी है मिखाइल गोर्बाचेव। तो अभी तक तो हमने ना तो इसकी बात किया, इसकी चर्चा तो हुई थी, इसकी चर्चा भी हुई थी, और ना तो इसकी बात किया, तो ये दोनों तो गलत है। जार निकोलस सेकेंड ये रूसी साम्राज्य के राजा थे, सम्राट थे, रशियन एम्पायर के किंग थे, है ना, एम्परर थे। और इसी के विरुद्ध में रशियन रेवोल्यूशन या फिर समाजवादी क्रांति हुई थी। लेकिन उस क्रांति को नेतृत्व कौन किया था, लीड कौन किया था? वो क्या था? व्लादिमीर लेनिन। कौन क्या था? व्लादिमीर लेनिन क्या था। कौन क्या था? व्लादिमीर लेनिन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, व्लादिमीर लेनिन इस क्रांति के नेता थे, इस क्रांति को नेतृत्व कर रहे थे, इस क्रांति को लीड कर रहे थे। तो ये बात आई समझ में? ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। 1 नंबर में भी पहले भी पूछा जाता था, और अभी आपका MCQ क्वेश्चन आएंगे उसमें भी पूछा जा सकता है। क्लियर? तो ये टॉपिक हमने क्लियर कर लिया। और आगे क्या है? आगे है नोट्स और इंफॉर्मेशन। नोट्स कैसे मिलेगी? जो हमने PPT बनाई इतनी मेहनत से, ये हमें कैसे मिलेगी? और दूसरा इंफॉर्मेशन कि कब कौन सा वीडियो आएगा, पूरी सिलेबस हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, वो कैसे मिलेगी? तो हमने सोशल मीडिया का सहारा लिया इसके लिए। सबसे पहला तो नोट्स आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। ये हमारा ID है, इस ID पर जाइए और मैसेज कीजिए मुझे। मैसेज करने के बाद आप लोगों की जो हमारी टीम होगा, आप लोगों को
PDF सेंड कर देगी और नोट्स पूरा डिटेल में बताया गया है। बहुत शानदार नोट्स है और साथ ही साथ हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी सबका नोट्स है और साधारण लैंग्वेज में है, साधारण भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में है और ये दोनों भाषा में है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। आए समझ में? हिंदी में अलग नोट्स है, इंग्लिश में अलग नोट्स है। तो जिनको दोनों चाहिए होगा दोनों नोट्स भेजेंगे, जिनको एक चाहिए एक लैंग्वेज में चाहिए होगा उसको एक लैंग्वेज में भेजेंगे। तो ये कहाँ मिलेगा? इंस्टाग्राम पे जाएगा, ये हमारा आईडी है, मैसेज कीजिए आपको मिल जाएगा। उसके बाद इन्फॉर्मेशन कौन सी कब वीडियो आएगी, आए समझ में? इस रिलेटेड कोई लिंक भेजना होगा, कोई वीडियो भेजना होगा तो कैसे इन्फॉर्मेशन पता लगेगा? ये पता लगेगा आपको फेसबुक और टेलीग्राम पे। फेसबुक और टेलीग्राम, फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। इसका लिंक यानी कि इंस्टाग्राम का, फेसबुक का और टेलीग्राम का, इन तीनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पर जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और ये तीनों आईडी आपको वहां पर मिल जाएगा। नोट्स केवल आपको इंस्टाग्राम से मिलेंगे, बाकी जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सब के सब या तो आपको कभी कभार फेसबुक पर मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये बात आ गई समझ में? तो फटाफट जाइए, इंस्टाग्राम आईडी चेक कीजिए, उसके बाद हमें मैसेज कीजिए और नोट्स लीजिए। आए समझ में? तो इस तरह से हमने इंट्रोडक्शन क्लास किया और मुझे लगता है कि शायद काफ़ी टाइम से शूट हो रहा है तो ज़्यादा टाइम भी हो गए होंगे, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि ये इंट्रोडक्शन क्लास है। तो इंट्रोडक्शन क्लास में थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है, समझाना पड़ता है बैकग्राउंड को, और उसके बाद अब टॉपिक वाइज आता रहेगा तो धड़ाधड़ फटाफट होता रहेगा और कम टाइम में ही निपटते चलेंगे। और रोज़ ध्यान रखिएगा, रोज़ शाम को 8 बजे, रोज़ शाम को 8 बजे 12th से रिलेटेड मेरा वीडियो आता ही रहेगा, चाहे वो पोल साइंस का आ सकता है या फिर हिस्ट्री का आ सकता है। पोल साइंस और हिस्ट्री का रोज शाम को 8 बजे वीडियो डालूंगा, अपलोड करूंगा, तो आप लोग देखते रहिएगा। समझ में आया ये बात? नोट्स पता लग गया कहाँ मिलेगा, इन्फॉर्मेशन कैसे पता लगेगा, और बाकी वीडियो वगैरह तो डालते ही रहेंगे। क्लियर? रोजाना वीडियो डालेंगे, बहुत मेहनत लगता है यार। चलो, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।